स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन तैया। आज मैं आपको कराऊंगी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स का टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का संप्रदाय अर्थ और उसकी आवश्यकता क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो इंट्रोडक्शंस है, मैंने लास्ट वीडियो में दी है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बिल्कुल बेस मैंने उसका बताया है कि आपकी बुक में क्या क्या गिवन है, क्या क्या मटेरियल है, क्या आपको इस बुक में पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक में क्या गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बीएड से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आए, जो वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। समावेश एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लेना या फिर समूह के एक भाग को शामिल करना। इसका अर्थ है कि स्कूल में विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सामान्य अक्षमता वाले बच्चे और अधिक अक्षमता वाले बच्चे, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको एक ही स्कूल में बिठाकर पढ़ाना, एक ही क्लासरूम में उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, सामान्य और निर्योग्य बच्चों को एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना। जिन लोगों ने किसी भी कारण से शिक्षा छोड़ दी थी, एजुकेशन ड्रॉप कर दी थी, उनको दोबारा शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको दोबारा एजुकेशन में लेकर आना मेन मोटिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही है। समावेशी शिक्षा केवल सामान्य निरयोग्य बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या फिर जो गरीब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी वीक है, और जो लड़कियां हैं उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड करना इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है। ठीक है, यह शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि बुजुर्गों के लिए भी है जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। आपने प्रौढ़ शिक्षा सुनी होगी, जो जिसमें बुजुर्गों को भी पढ़ाई कराई जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि जो पढ़ना चाहता है, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी वजह से सिर्फ एजुकेशन वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि हमें जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी पीपल है, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें सिर्फ बच्चे इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ लड़कियां इंक्लूड नहीं होंगी, बल्कि इसमें सब इंक्लूड होंगे। जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम इंक्लूड करके उनको एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन जो मोटिव है वो देखते हैं। समावेशी शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, नॉट डिसेबल्ड ओनली, नॉट चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, ये मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि इसमें सिर्फ बच्चे नहीं होंगे, इसमें सिर्फ डिसेबल्ड नहीं होंगे, बल्कि जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है सभी के लिए शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अगर किसी भी बंदे के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको हैंडीकैप नहीं कह सकते। बाई चांस मान लीजिए अगर किसी का कान है और उसको कुछ लग जाता है, उसका कान थोड़ा सा कट जाता है, तो काम तो कान का वही है, सुनना, सुन तो रहा है, उसके कटने से उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उस स्ट्रक्चर के अगर प्रॉब्लम आने से हम उसको हैंडीकैप नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये अपंग है, ये विकलांग है, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है फंक्शनल प्रॉब्लम। अगर किसी के बॉडी पार्ट का कोई फंक्शन है, वो काम करना बंद कर दे, तो हम उसको कहेंगे डिसेबिलिटी। मान लीजिए अगर किसी का लीवर खराब है तो उसको कहेंगे इम्पेयरमेंट, क्योंकि लीवर खराब है, उसको ठीक किया जा सकता है, काम कर रहा है वो। लेकिन अगर लीवर काम करना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, तो हम उसको कहेंगे डिसेबिलिटी। हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप होती है सोसाइटी की जो लिमिटेशंस होती है। सोसाइटी जो हमारी होती है वो किसी बंदे को ये फील करा दे कि तुम हैंडीकैप हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, यह एक सोसाइटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें हम उन्हीं स्टूडेंट्स को शामिल करते हैं जो किसी भी कारण से, शारीरिक या फिर मानसिक या फिर आर्थिक कारण से शिक्षा से दूर चले गए हैं, या फिर कोई फिजिकली है, मेंटली टार्टेड है, या फिर इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है कि उसकी फैमिली ऐसी वीक है, इस कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चों को स्कूल में भेज सके, तो उनको दोबारा से हम एजुकेशन में लेकर आए। उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलने का अधिकार होता है, किसी के साथ भी जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
शिक्षा प्रोवाइड कराना ये एक मौलिक अधिकार है, सबका कर्तव्य है समान शिक्षा एक ही स्कूल में प्रोवाइड कराना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है उमा तुली के अनुसार समावेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बच्चों की शारीरिक, मानसिक व सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। कोई भी स्कूल है वो डिसेबल्ड बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराए, ये एक स्कूल का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक ही स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं खरीद पा रहे, तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ उपलब्ध कराए। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है माइकल जोआन ग्रेको की। ये दो बंदे हैं, दो ने डेफिनेशन दी है। ये समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यालयों को, चाहे वे विशिष्ट हैं अथवा नहीं, सभी को सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थी। आप डेफिनेशन और भी लिख सकते हो, और आपकी बुक में अगर और डेफिनेशन है तो वो आप लिख सकते हो, नेट से सर्च कर सकते हो। 2 या 3 डेफिनेशन आपको एग्जाम में ज़रूर लिख कर आनी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद है वाई सेटअप इन करिकुलम। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको हम करिकुलम में क्यों ऐड करते हैं, जो करिकुलम है उसको हम क्यों चेंज करना चाहते हैं, ये एक मेन पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, जो हमारा करिकुलम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं था पहले, लेकिन अब जो हमारी शिक्षा है, अब जो हमारी शिक्षा नीति चेंज हो रही है वो होनी चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम बनाना चाहिए। ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टॉपिक नहीं होने चाहिए। बच्चों का जो माइंड लेवल है, बच्चों की जो एज लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम चेंज करना चाहिए। ये इसका एक मेन कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुचित इमारत। जो बिल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि अब जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा दे रहे हैं इसमें डिसेबल्ड भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो हमें जो बिल्डिंग है वो इस तरह से बनानी चाहिए कि डिसेबल्ड को कोई दिक्कत ना हो और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी साथ में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थर्ड है अकुशल और अप्रशिक्षित शिक्षक। जो टीचर होते हैं, अनट्रेन्ड और अनस्किल्ड जो टीचर होते हैं, इनकी कमी होती है। कोई भी टीचर है, सपोज कर लीजिए आप एक टीचर बनने जा रहे हो, बीएड आप कर रहे हो, ट्रेनिंग आप ले रहे हो, तो आप एक स्किल्ड टीचर हो, ट्रेंड किया जा रहा है आपको, ट्रेनिंग आप ले रहे हो, तो आप एक ट्रेंड टीचर हो। अनट्रेंड टीचर आप नहीं हो। अनट्रेंड टीचर किसको कहा जाएगा? जिसने यूजी कर ली, पीजी कर ली, एमए कर ली, एमफिल कर ली और डायरेक्ट बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बच्चे को पढ़ाए वो डायरेक्ट किसी स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चों को फेस कैसे करना है, कौन कौन सी दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ाते हुए। जब तक कोई भी टीचर किसी बच्चे को पढ़ाने में फेस नहीं करेगा किसी भी क्लास को, तब तक वो एक ट्रेंड टीचर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ट्रेंड टीचर होने चाहिए, स्किल्ड टीचर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निर्देशों का अनुचित माध्यम। जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दी जाती हैं वो उनका उचित माध्यम होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल नहीं सकते, या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनको दिखाई कम देता है, तो जो हम इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ाने से रिलेटेड है या फिर स्कूल्स के बारे में हम इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए एक ही स्कूल में, ताकि बच्चों को कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद है शिक्षकों का रवैया। शिक्षकों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि बच्चे फ्रेंडली हों। एक टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, ताकि बच्चे टीचर से बात करते हुए हिचकिचाए नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स को बताने से हिचके नहीं। ठीक है, तो ये थी कुछ करिकुलम में ऐड करने की, जो हमें करिकुलम में ऐड करना पड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से, कि जो कमियां रह गई थी उनको रिमूव करें, और क्या क्या कमियां हैं उनको भी हम देखें, परखें और उनको भी रिमूव करें बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एजुकेशन सिस्टम थी। एजुकेशन जो सिस्टम था पहले क्या था और अब क्या था, अब क्या है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एजुकेशन सिस्टम पहले जनरल एजुकेशन सिस्टम था। ईएस का मतलब है एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जनरल एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें जो स्कूल होते थे,
जिसमें जो स्कूल होते थे, ये स्कूल में लगा लीजिए जिसमें सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए जगह थी, जनरल बच्चों के लिए जगह थी, जनरल बच्चे इसमें पढ़ते थे। जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोले गए थे जिसको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। इसमें जनरल कम और स्पेशल बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल बच्चों को साथ में पढ़ाया गया। लेकिन कुछ कमियां रह गई थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, जिसको पूरा करने के लिए हम लेकर आए इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को क्यों लेकर आए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को हम इसलिए लेकर आए क्योंकि इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें सुविधाओं की कमी थी। कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता, उसके लिए मशीन हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रोवाइड कराई हैं। कोई चल नहीं सकता तो उसके लिए व्हील चेयर हमने प्रोवाइड कराई हैं। तो ये जो सुविधाएं थी वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में नहीं थी, इसलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको। उसके बाद कंपोनेंट्स देखने हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या घटक है इंक्लूसिव एजुकेशन के। ठीक है, फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक बुनियादी ढांचा क्या है, क्या होना चाहिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एक स्कूल के लिए, एक बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग को शामिल किया गया है। नॉन लिविंग हो जाएगा स्कूल, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह, और लिविंग हो जाएंगे टीचर्स। बच्चों के लिए टीचर्स भी इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों को समझे, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनको टीच करें और बच्चों के माइंड लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को टीच करें टीचर्स। ठीक है, और जो बिल्डिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग है जिसमें स्कूल बिल्डिंग आ जाएंगी, वो भी इस तरह से होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल और स्पेशल बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, तो दोनों को दिक्कत ना आए, ना तो स्पेशल बच्चों को दिक्कत आए और ना ही जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको कोई दिक्कत आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है पहल करना। सभी को समान शिक्षा देने के लिए सरकारी, गैर सरकारी जो एनजीओज वगैरह होते हैं, शिक्षकों को पहल करनी चाहिए। जो सोसाइटी होती है उनको भी पहल करनी चाहिए। और जो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनको आगे आकर बच्चों को मोटिवेट करे नॉर्मल बच्चों के साथ और स्पेशल बच्चों के साथ खेलने में या फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है नेटवर्किंग, तंत्र व्यवस्था इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी संस्थानों, राज्यों, राष्ट्र और संगठनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि जहाँ पर आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहाँ पर दूर दराज के एरियाज़ में स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल खोले जाएं और जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराई जाए। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड अवेयरनेस, संयुक्त जागरूकता। हमें अपने लेवल पर, अपने जो राज्य है या फिर जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अवेयर करना चाहिए बच्चों को पढ़ने के प्रति, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए, सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए ताकि जो बच्चे बीच में जो शिक्षा वो छोड़कर चले गए हैं उनको दोबारा से शिक्षा में लेकर आए। ठीक है, उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है क्षमता निर्माण। समावेशी शिक्षा में सभी के लिए संसाधन इकट्ठा करना, कुशल अध्यापकों को लेकर आना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनके संसाधन कैसे होंगे, उनके लिए टीचर कैसे होंगे, इसके बारे में भी निर्णय लिया जाता है। क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों के साथ उनको पढ़ाया जाता है, तो जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनको स्पेशल बच्चों के जो बिहेवियर है, कैसे उनको पढ़ाना होता है, साइन लैंग्वेज कैसे उनकी यूज़ करनी होती है, वो नॉर्मल टीचर्स को नहीं पता होता। इसलिए टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जो स्पेशल बच्चों को पढ़ा सके एक ही क्लास में आकर नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, उसके बाद है नेशनल पॉलिसी। जो राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए नीतियाँ। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाना, उनके ज़रूरतों के हिसाब से नीतियाँ बनाना, बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, पुस्तकें, पेंसिल, पेन और जो उनके यूनिफॉर्म है स्कूल्स की वो भी प्रोवाइड कराना ताकि बच्चों को स्कूल का कुछ बोझ ना पड़े, ताकि बच्चे किसी भी वजह से स्कूल को छोड़ कर ना जाएं और दोबारा से अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सके और आगे आने वाले अपने लाइफ में अच्छे ढंग से सरवाइव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स, जो कानूनी सुधार है, क्या क्या कानून को सुधार करने चाहिए बच्चों को लेकर। समावेशी शिक्षा के लिए कानूनी सुधार की भी आवश्यकता है। बच्चों को ऐसे अधिकार देने चाहिए जिनसे उन्हें कोई स्कूल से ना निकाल पाए। सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त
कर सके। अब ये है प्राइवेट स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल्स बच्चों को पढ़ा दिया गया है, जो इकोनॉमिक वीक हैं उन बच्चों को साथ में पढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिए कि उनको प्राइवेट स्कूल वाले निकाल ना दे। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी कि बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, लेकिन एडमिशन देने के बाद कोई भी स्कूल्स उनको बीच में ही ना निकाल पाए, इसलिए कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। फर्स्ट, समावेशी शिक्षा केवल सामान्य एवं विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो समावेशी शिक्षा है वो सभी के लिए है, सभी के लिए समान प्रावधान है शिक्षा का। इसमें बुजुर्ग भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, बच्चे भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, सबको इस शिक्षा में इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ बच्चे और डिसेबल्ड को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा अलगाव का विरोध करती है। समावेशी शिक्षा में किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, सभी को समान शिक्षा का प्रावधान है। भाषा, लिंग, संस्कृति, शारीरिक और मानसिक दोष वाले बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो विविधता का उत्सव मनाते हैं। जब एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो समावेशी शिक्षा उनका वेलकम करती हैं, क्योंकि बच्चों को एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा और जो एक खाई बनी हुई है ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, नॉर्मल डिसेबल्ड की, वो इंक्लूसिव एजुकेशन दूर कर पाए। ठीक है, उसके बाद है विविधता की पहचान। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की शारीरिक, मानसिक, श्रव्य, दृश्य बाधिता की पहचान की जाती है और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इंटीग्रेटेड स्कूल आए थे तब भी नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को साथ में पढ़ाया गया था, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी जिसके लिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आए। तो वो कमियां थी सुविधाओं की। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई बच्चों को अकॉर्डिंग टू नीड्स। जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आवश्यकता है बच्चों की, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड कराए गए। जिसको सुनाई नहीं देता उनको कान की मशीन दिलाई गई, जिसको देखने में दिक्कत है तो उसको आगे बिठाया गया, उसके लिए स्पेक्स दिलाए गए, या फिर जिसको जो बोल नहीं सकता उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। क्लासरूम में से टीचर उनके लिए प्रोवाइड कराए गए। तो इन समावेशी शिक्षा वही है कि जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के प्रति, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी नीड्स है, उनको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, उसके बाद है सभी के लिए समान शिक्षा। कक्षा में सभी बच्चे समान होते हैं, सभी को समान समझना, समान शिक्षा प्रदान करना, विकलांगता के कारण कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाए, यही है समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव। ओके, नेक्स्ट है माता पिता और समाज की भागीदारी। क्या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं और जो हमारी सोसाइटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉर्मल बच्चों को और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त कराने में माता पिता और समाज की अहम भूमिका होती है। माता पिता और समाज का कर्तव्य बनता है कि विकलांग बच्चों के साथ जो सामान्य बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो उनके साथ खेल रहे हैं उनको मोटिवेट करे। ये नहीं कि कोई पेरेंट्स ऐसा है कि वो बच्चों को ये बोले नहीं ये डिसेबल्ड है इसके साथ नहीं खेलना, ये तो डिसेबल्ड है इसके साथ नहीं पढ़ना, बल्कि सोसाइटी को, पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि ये बच्चे भी तुम्हारे जैसे हैं। क्या हो गया कि गॉड ने इनको ऐसा बना दिया, लेकिन हमें इनके साथ अलग से बिहेव नहीं करना चाहिए, इनके साथ ऐसा फील ना कराएं इनको कि ये खुद ये फील कर ले कि हम डिसेबल्ड हैं, हम नॉर्मल बच्चों से अलग हैं। तो सोसाइटी को और पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा का समान अवसर। सभी सामान्य और असामान्य बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देने चाहिए ताकि दोनों में एक दूसरे के प्रति कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो। इसीलिए दोनों को एक ही क्लास में बिठाया गया है, दोनों को एक ही शिक्षा प्रोवाइड कराई गई है, सबको एक ही टीचर से, जो स्पेशल जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, नहीं तो नॉर्मल टीचर से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसको कम डिसेबिलिटी है, जिसको दिखने में थोड़ी दिक्कत है, उसको आगे बिठा दिया तो नॉर्मल बच्चों के साथ इजीली वो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता सहन शक्ति के अनुसार पढ़ाना। प्रत्येक विद्यार्थी में ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। आवश्यकता अलग अलग होती है, स्वयं इच्छा अलग होती है। सभी बच्चों को उनकी सहन क्षमता के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा बर्डन वो नहीं उठा पाते हैं पढ़ाई का, इसलिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए। बच्चों का लेवल है, बच्चों का जो माइंड लेवल है, बच्चों की जो एज है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। और टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि मैं जितना टॉपिक करा रहा हूँ बच्चों को उतना ही समझ में आए, इसलिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, टीचर्स को स्किल्ड किया जाता है। ओके। उसके बाद है अपनेपन की भावना पैदा करना। इंक्लूसिव एजुकेशन में जब सामान्य बच्चे और जो असामान्य बच्चे हैं उनको एक साथ कक्षा में बिठाया गया, उनको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई, तो उनमें एक अपनेपन की भावना है, क्योंकि उनको ग्रुप स्टडी भी कराई गई है, ग्रुप असाइनमेंट उनको दिए गए हैं, साथ में वो खेलते भी हैं, खाना भी शेयर करते हैं। तो इससे जो बच्चे होते हैं उनमें एक अपनेपन की भावना भी उत्पन्न होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की एक विशेषता भी है। उसके बाद है शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्रोवाइड कराना एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है सबके लिए। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराना एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना सबका है एक मौलिक अधिकार। और यह भी ये जो मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A, ये कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता, कभी भी ये छीना नहीं जा सकता। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जो मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, लेकिन वो किसी भी कंडीशंस की वजह से, जैसे अब हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, वो हमसे छीन लिए गए हैं। लेकिन शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कभी भी किसी से नहीं छीना जाता। ठीक है। अगर आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कभी भी स्थगित नहीं होता, तो वो 21A है, जो कभी भी स्थगित नहीं होता। ये शिक्षा से रिलेट करता है। ओके। उसके बाद है नीड क्या क्या है, आवश्यकता क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है A5 का, और कौन कौन से ए हैं इसमें वो ही हम डिस्कस करेंगे, क्या नीड है इनकी। फर्स्ट है हमारा एक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड है अवेलेबिलिटी, थर्ड है हमारा एक्सेसिबिलिटी, एंड फोर्थ है अडेप्टेबिलिटी, फिफ्थ है अटेंशन। फर्स्ट स्वीकार्यता, उपलब्धता, सुगमता, अनुकूलता और ध्यान देना। इसमें सबसे पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को इंक्लूड किया गया है, नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को, उनको पहले तो स्वीकारा जाएगा, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जाएंगे साधन जो भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में प्रोवाइड नहीं कराए गए थे। उसके बाद सुगम कराई जाएगी, उनकी शिक्षा को सरल किया जाएगा, उनको पढ़ाने के साधन प्रोवाइड कराए जाएंगे, रिसोर्स ऐसे लेकर आए जाएंगे, टीचर्स ऐसे बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे उनकी जो एजुकेशन है वो आसान हो सके, सरल हो सके, बच्चों के जो माइंड लेवल है, बच्चों की जो एज लेवल है उसके अनुकूल हो सके। और बच्चों पर ध्यान भी देना आवश्यक है कि कौन सा बच्चा कितनी तरीके से सीख रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को साथ में पढ़ा तो दें, लेकिन हम यही मूल्यांकन ना करें, इवैल्यूएशन ना करें कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें और जोड़ी गई थी, DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनके पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई थी DPEP की। जिला स्तर पर ये जो स्कीम है वो चलाई गई थी, ताकि जो बच्चे जिला स्तर पर नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जिला स्तर पर जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा छोड़कर जा चुके हैं बीच में, या फिर जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, का एक सर्वे कराया जाए और उनको दोबारा से जो एजुकेशन है उसमें लेकर आया जाए। ठीक है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। ये भी बच्चों की शिक्षा से रिलेट करके ही है कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए किसी भी तरीके से, या कोई कारण है जिस कारण से बच्चे छोड़कर चले गए हैं, उन कारणों का पता लगाना और उनको रिमूव करना। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट नीड है, जो दूसरी आवश्यकता है, सेकंड है, वो है गरीबी की बाधा को तोड़ना, ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं उनको ख़त्म करना,
बच्चों को ख़त्म नहीं करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, कारण को ख़त्म करना है, ठीक है। उसके लिए सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की है, जिससे बच्चों को शिक्षा में वापस लेकर आना। गरीबी के कारण किसी भी बच्चों की शिक्षा छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया था, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो इसलिए स्कूल छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो वे किसी काम पर नहीं जाएंगे। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो शाम का जो खाना है, जो दिन का खाना है, वो कैसे आएगा। इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई थी कि खाने को लेकर किसी भी बच्चे की शिक्षा छूट ना जाए, इसलिए सरकार ने मिड डे मील की योजना स्टार्ट की थी। ये मिड डे मील की योजना बहुत कामयाब भी हुई थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो चले गए थे बीच में छोड़कर, या फिर जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको दोबारा से स्कूल में भेजा गया, पेरेंट्स ने उनको भेजा, या फिर जो बच्चे चले गए थे उनको सर्वे के माध्यम से दोबारा लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी संवैधानिक जिम्मेदारियां। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या इसकी नीड्स हैं, वो देखेंगे। जो हमारे आर्टिकल है 20A, 45, 28, 29, 30, 31, 350 एंड 46, ये सारे के सारे आर्टिकल शिक्षा से रिलेट करके हैं, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने से रिलेट करते हैं। सभी को सभी में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक मोटिव रखा गया है कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, उनके खाने की व्यवस्था कराई जाए, उनकी जो यूनिफॉर्म है उसकी सुविधा उपलब्ध हो, और उनको जो स्कॉलरशिप दी गई है, जो बिल्कुल ही अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या है, नेशनल डेवलपमेंट किस तरह से होगा, क्या नीड है इसकी। 2008 में जनेवा में एक विश्व सम्मेलन हुआ था शिक्षा को लेकर, जहां पर इस सम्मेलन में पता चला था कि 72 मिलियन बच्चे हैं, इनमें से 1/2 लड़कियां हैं जो कभी स्कूल नहीं गई। एक रीज़न है गांव का एरिया हो गया या फिर पहाड़ी इलाका ऐसा हो गया जहाँ पर लड़कियों को भेजा नहीं जाता पढ़ाने के लिए। गांव में ऐसी कंडीशंस होती हैं, पहले भी होती थी, शायद अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि लोग जो एजुकेटेड हो गए हैं अपनी लड़कियों को समान अधिकार देते हैं लड़कों के लेवल के हिसाब से, ठीक है। लड़कों को लड़कियों को कम नहीं समझा जाता, दोनों को इक्वल समझा जाता है और दोनों को ही समान शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्र को ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलने के लिए कहा गया जिससे इतनी बड़ी जो आबादी है, जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बहुत अहम रोल होता है। तभी सर्वे किया जाता है और सर्वे में ही पता चलता है कि कमी क्या है, कमी कहाँ पर है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। सामाजिक समानता के आधार पर सभी को शिक्षा और व्यवसाय प्रदान करना, क्योंकि जो सामाजिक समानता है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और कैसे उनको